बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री और सबसे पहले बात यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की करेंगे। आज हम बताएंगे आपको कि आखिर क्यों सीएम योगी के कार्यभार संभालते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बताएंगे कि नई सरकार के सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां होंगी। मणिपुर की बात करेंगे और मणिपुर में पहली बीजेपी सरकार के शक्ति परीक्षण में कैसे सफलता बीजेपी को हासिल हुई है, सरकार को हासिल हुई है, इसका पूरा विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। पंजाब में अमरिंदर सरकार तो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कैसे कमर कसी है राज्य की समस्याओं से निपटने के लिए, ये भी आपको दिखाएंगे। और गुजरात के समय से पहले क्यों हो सकते हैं यहाँ विधानसभा चुनाव, ये आपको बताएंगे। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आप के बीच क्यों छिड़ी है जंग और एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी क्यों उतार रही है अपने दिग्गजों को, ये आपको हम दिखाएंगे। आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ है तो कितना बड़ा ये एक व्यापारिक फैसला है और व्यापारिक खबर है, ये आपको हम दिखाएंगे। और इससे आप और हम सीधे तौर पर कैसे प्रभावित होंगे ये भी बताएंगे। दोनों ही अब देश के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर के तौर पर जाने जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आज इंडस्ट्री की दुनिया में, टेलीकॉम की दुनिया में सबसे बड़ी खबर यही है। पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे हैं हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 सूफी मौलाना। रॉ के एजेंट समझे जाने के बाद कैसे लौटे वापस अपने वतन, क्या क्या मुश्किलें हुई और कैसे भारत सरकार के सहयोग से उन्हें वापस वतन लौटने में सुविधा हुई, ये आपको हम बताएंगे कि सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर ताउम्र रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और किस मामले में चीन ने दी है भारत को धमकी और इसका जवाब भारत कैसे दे रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। 2 दिग्गजों के बीच रॉयल्टी और कॉपीराइट को लेकर जो लड़ाई छिड़ी है, 2 सुरीले दिग्गज हैं ये, इलैयाराजा और एसपी बाला सुब्रमण्यम, इनके सुरों की जंग की भी हम आज बात करेंगे। इसके अलावा बात इतिहास की होगी और सुर की जब बात हो रही है तो बॉलीवुड की एक बेहद सुरीली गायिका का जन्मदिन है, उन्हें भी हम याद करेंगे और उनके खूबसूरत गीतों को आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और देश की बात के इस सफर में सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश से ले रही हूं, जहां पर नए मुख्यमंत्री आए हैं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के कामकाज संभालने के बाद आज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का पहला दिन बेहद व्यस्त रहा है। पहले दिन आदित्यनाथ योगी ने प्रधान सचिवों और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने का निर्देश दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने के लिए भी कहा। इससे पहले सीएम योगी ने सभी मंत्रियों और विधायकों को भी 15 दिनों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दे दिया है। यूपी के नए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सरकार के गठन के साथ ही आगे की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री दफ्तर में योगी का आज पहला दिन रहा। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठकें की और नई सरकार का रोड मैप तैयार किया। यूपी के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह सचिव और डीजीपी ने वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सबसे पहले सुबह दीपक सिंघल मिलने के लिए आए, इसके बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद, उसके बाद मुख्य सचिव राहुल भटनागर के साथ साथ यूपी पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उन्होंने आदित्यनाथ से मुलाकात की है। योगी सरकार ने तय किया है कि किसी शहर के बारे में योजनाओं पर बैठक उसी शहर में होगी। ये बड़ा फैसला है। इसका मतलब अब केवल लखनऊ ही सत्ता का केंद्र नहीं रहेगा। आमतौर पर पिछली सरकारों के दौरान राजधानी लखनऊ में ही कैबिनेट की बैठकें हुआ करती थी, लेकिन यूपी के नए सीएम आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के किसी भी बड़े शहर में कैबिनेट की बैठक हर महीने बुलाई जा सकती है। आने वाले वक्त में इलाहाबाद में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। माना जा रहा है कि सीएम आदित्यनाथ पार्टी के संकल्प पत्र में किए वादों पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी के मद्देनजर 3-4 दिन में पहली कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, जिसमें अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई करना प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। किसानों की कर्ज माफी और किसानों के लिए कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अपनी पहली प्रेस वार्ता के दौरान भी सीएम खेती किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने पर जोर दे चुके हैं। साथ ही अधिकारियों को समय से ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।
सबसे ज्यादा यहाँ पर अधिकारी मिलने आ रहे हैं, जिन्होंने पहले ही अपने अंदर के कर्मचारियों को निर्देश दे दिए थे कि सब समय पर आए, समय पर काम करें। और 20 मार्च से एक लेटर जारी किया गया था राहुल भटनागर की ओर से, जब ये कहा गया कि सभी अधिकारी समय पर आए, समय पर जाए, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और कामकाज का तरीका भी बदलेगा। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ही पीएम मोदी के करीबी और पीएमओ में मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्रा से भी मुलाकात की थी। पीएमओ में मुख्य सचिव के साथ उनकी मुलाकात को केंद्र की मोदी सरकार से जुड़ी नीतियों को यूपी में लागू कराने से जोड़कर देखा जा रहा है। केंद्र में सत्ताधारी सरकार के साथ तालमेल के लिए योगी आदित्यनाथ यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ भी जल्द बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने भी नए मुख्यमंत्री में भरोसा जताते हुए कहा था कि योगी आदित्यनाथ प्रदेश को उत्तम प्रदेश की दिशा में आगे ले जाएंगे। साथ ही उनके मुख्यमंत्री बनने पर कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदित्यनाथ को बेहतर और कठोर प्रशासक भी बता चुके हैं। केंद्र के साथ यूपी सरकार का तालमेल 2019 के आम चुनाव में भी अहम भूमिका निभा सकता है। अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन लखनऊ। इस बीच लोक भवन में अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने सूबे के अधिकारियों को खड़े होकर शपथ दिलाई। सभी अधिकारियों को ईमानदारी, स्वच्छता और स्पष्टता की शपथ दिलाई गई। सभी अधिकारियों को बीजेपी के संकल्प पत्र के क्रियान्वयन पर जोर देने के लिए भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए। और इस बीच पीएमओ के सलाह पर यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव बदले जा सकते हैं। हमारी खबर के अनुसार रजनीकांत मिश्र राज्य के नए डीजीपी और राजीव कुमार मुख्य सचिव बन सकते हैं। और ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, हमें अभी एक खबर मिली है कि राजीव कुमार सेक्रेटरी शिपिंग नए चीफ सेक्रेटरी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, और रजनीकांत मिश्र जो हैं वो बन सकते हैं डीजीपी उत्तर प्रदेश के। तो इस पर और ये कहा गया है कि नृपेंद्र मिश्र ने रजनीकांत मिश्र का नाम सुझाया है उत्तर प्रदेश सरकार को, और रजनीकांत मिश्र 84 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वे नए डीजीपी बन सकते हैं। और केंद्र में बीएसएफ में अपर पुलिस महानिदेशक हैं, वो लंबे समय से यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और केंद्र में ही तैनात हैं। और इस हिसाब से बड़े परिवर्तन की उम्मीद की जा रही है। राजीव कुमार जो कि सेक्रेटरी हैं शिपिंग जीओएल में, वो एज ए चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर सकते हैं। 1981 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अभी केंद्र में जहाज रानी मंत्रालय में सचिव के तौर पर अभी कार्यरत हैं राजीव कुमार। और रजनीकांत मिश्र जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, उन्हें डीजीपी बनाया जा सकता है। गौरतलब है कि अभी जावेद अहमद डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, और आज सुबह ही उनकी मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से। दूसरी खबर की ओर बढ़े। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जनता की उन उम्मीदों को पंख लग गए हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने उन्हें बंधाए थे। अब केंद्र और राज्य की सत्ता दोनों बीजेपी के पास है, ऐसे में कोई बहाना भी बीजेपी नहीं बना सकती। यूपी के लोगों को भविष्य का सुनहरा सपना दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के यूपी प्लान पर अब सबकी निगाहें हैं और इसे पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी है। बीजेपी की नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर है और मोदी शाह की जोड़ी के साथ यूपी की भूमिका इसमें काफी अहम है। लिहाजा योगी सरकार की पूरी कोशिश उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने पर है, लेकिन इसमें चुनौतियां भी तमाम हैं। यूपी के चुनावी जंग में अपना परचम लहराने वाली बीजेपी के पास वक्त कम बचा है, जबकि चुनौतियां तमाम हैं। लोगों ने विकास के दांव पर भरोसा करके ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है। लिहाजा 2 साल से भी कम वक्त में पार्टी को हजारों चुनौतियों का सामना करना होगा। पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार के लिए रोड मैप पेश किया, विकास को मूल मंत्र और मकसद बताया। अब योगी सरकार को परफॉर्म करना है। उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है, यानी देश की आबादी की 16%, लेकिन जीडीपी में हिस्सा सिर्फ 12% है। प्रति व्यक्ति आय में यूपी 31वें नंबर पर है। यूपी में 30% लोग गरीब हैं। ऐसे में यूपी में विकास की राह पकड़ना बड़ी चुनौती है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। अब खुद बीजेपी सरकार में है।
लिहाजा जिम्मेदारी अब उसकी है। पीएम मोदी ने वादा किया था कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो थानों को सपा कार्यालय से वापस पुलिस थानों में तब्दील किया जाएगा। यूपी की लचर कानून व्यवस्था को सुधारना योगी सरकार के लिए चुनौती है। चिंता है, मैंने पूरा सचिव और डीजीपी को बात की है। अपनी चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने बीजेपी सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। अब सरकार बन गई है और यूपी के लाखों किसान फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अगर यूपी में बीजेपी सरकार ये फैसला लेती है तो बाकी राज्यों में भी इसकी मांग उठेगी। किसानों वाली बैठक कब तक हो जाए? किसानों के कर्जे की बात कही गई थी। आप निश्चित रहो, हमारी कैबिनेट होने दीजिए। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन सरकार में एक मुस्लिम मंत्री को जगह दी गई है। योगी सरकार के सामने अब एक बड़ी चुनौती अवैध बूचड़खानों को बंद करने की है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। हालांकि ऐसा करना बहुत आसान नहीं दिखाई देता। एंटी रोमियो दल के गठन को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा चुका है। इस बार बीजेपी छात्रों को लैपटॉप के साथ 1 GB फ्री डेटा देने का वादा कर सत्ता में आई है। अब ये चुनौती भी नई सरकार के सामने होगी। सपा सरकार का दावा था कि उन्होंने 15 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटे हैं। इस आंकड़े की बराबरी करना बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि बीजेपी का आरोप था कि अखिलेश सरकार ने भेदभाव के आधार पर लैपटॉप बांटे थे। अब वो बिना भेदभाव के साथ लैपटॉप वितरण करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सत्ता बदली और सन्यासी को सिंहासन मिल गया। अब अगर सत्ता एक सन्यासी को मिली है तो जाहिर है कि तैयारियां भी उनके मन मुताबिक ही होंगी। आदित्यनाथ योगी को यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकारी आवास मिला है, लेकिन उन्होंने घर में प्रवेश करने से पहले इसका शुद्धिकरण कराया, इसमें पूजा कराई और अब वो रामनवमी तक इस घर में प्रवेश करेंगे। आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की नेम प्लेट भी बदल गई है, लेकिन योगी अभी वहां शिफ्ट नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास में योगी के गृह प्रवेश से पहले आज उसका शुद्धिकरण किया गया। सारे अपने नवीन कार्यों को शास्त्र की अनुमति से, शास्त्र के द्वारा शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ करके उसके बाद उस आवास में, चाहे मंदिर का आवास हो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, उसमें प्रवेश करते हैं। पूजा और रुद्राभिषेक के लिए विशेष रूप से गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से 7 पुरोहितों की एक टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची। पुरोहितों ने पहले आवास के हर कमरे और परिसर का मुआयना किया और वास्तु के हिसाब से पूजा के लिए जगह तय की। हम लोगों ने श्री गणेश जी का पूजा किया और वास्तु शास्त्र के हिसाब से जो वास्तु की शुद्धि होती है उसका पूजा हम लोगों ने किया। सरकारी आवास परिसर में सीएम योगी एक मंदिर भी स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए भी वो पुरोहितों से सलाह करेंगे। वैसे खडमास के चलते योगी फौरन सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए नवरात्र के दौरान कोई शुभ दिन तय किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास में गृह प्रवेश करेंगे। योगी आदित्यनाथ अब सिर्फ गोरखनाथ मठ के महंत ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। ये शायद पहला मौका है जब किसी धार्मिक स्थल का प्रमुख किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी है। दरअसल 1921 में गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजयनाथ ने कांग्रेस में शामिल होकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों ने चोरी चौरा मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया था। ब्रिटिश पुलिस कर्मियों के साथ हुई जिस झड़प के बाद लोगों ने थाने में आग लगा दी थी, महंत दिग्विजय पर उस भीड़ में शामिल होने का आरोप लगा था। वैसे महंत दिग्विजय और कांग्रेस का साथ 16 साल का ही रहा था। महंत दिग्विजय 1937 में हिंदू महासभा में शामिल हो गए। उन्होंने आजादी के बाद राम जन्मभूमि मामले को जोर शोर से उठाया। 1967 में हिंदू महासभा के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। योगी आदित्यनाथ के यूपी का मुख्यमंत्री बनने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है कि क्या वो गोरक्ष पीठ के महंत का पद छोड़ देंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि प्रदेश की जिम्मेदारी के साथ पीठ का काम उन पर अतिरिक्त रहेगा। वहाँ रोज सुबह पूजा पाठ होता है और बाकी प्रशासनिक कामकाज भी हैं। लेकिन सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ अपनी मठ की भूमिका को निभाते रहे हैं। ऐसे में उनके गोरक्ष पीठ के महंत का पद छोड़ने की संभावना कम ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कहां शांत रहने वाला है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती को अब ये बात नहीं पच रही है कि
कि आखिर कैसे उनके सारे समीकरण धरे के धरे रह गए और बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत के साथ यूपी में सरकार बना ली। मायावती ने दलित मुस्लिम गठजोड़ के सहारे यूपी में सियासत का जो सपना देखा था वो मोदी मैजिक के सामने पानी मांगता नजर आया। अब अपनी हार के लिए मायावती ईवीएम मशीन को तो जिस दिन से परिणाम निकले उसी दिन से जिम्मेदार ठहरा रही हैं। उनका कहना है कि वो ईवीएम में हुई कथित धांधली के खिलाफ अब कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी और सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को शांत नहीं रहने देंगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ईवीएम मुद्दे पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। पत्रकारों से बातचीत में मायावती ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर वो कोर्ट जा सकती हैं। गौरतलब है कि यूपी चुनाव परिणाम के बाद सबसे पहले मायावती ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। ये मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता को कि वोटिंग मशीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है, धांधली की गई है और ये धांधले वाले लोगों की सरकार है और जनता इनके पर बिल्कुल फेद नहीं कर रही है और इनकी इस धांधली के खिलाफ हमारी पार्टी ने ये डिसीजन लिया। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर हम कोर्ट में जाने वाले, इनको चैन से बैठने नहीं देंगे। बाद में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम के सिर फोड़ा। जैसे ही यूपी के नतीजे सामने आए, मायावती ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती के आरोपों में सच्चाई है या नहीं, इसे कुछ दिनों के बाद बताएंगे। वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे और अब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करने की मांग की है। हालांकि इन आरोपों को चुनाव आयोग ने सिरे से नकार दिया था। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा था कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। ईवीएम और चुनाव में शुचिता रखने के लिए टेक्निकल और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से सावधानी रखी जाती है। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिन राजनीतिक दलों या फिर व्यक्तियों के पास ऐसा कोई सबूत है जिससे साबित होता हो कि ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है, वो इनको लेकर के आए। आयोग इन सबूतों को गंभीरतापूर्वक देखने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वैसे आदित्यनाथ योगी के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में ये उम्मीद जरूर बंध गई है कि अब मुद्दों की बात होगी, न कि आरोप प्रत्यारोप की, क्योंकि बीजेपी सरकार के पास बहुमत है और केंद्र में भी चूंकि उन्हीं की सरकार है, तो अब उत्तर प्रदेश की जो तमाम समस्याएं हैं उसे हल करने में आदित्यनाथ योगी जरूर सक्षम होंगे। बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव में नंबर 2 पर रहने के बावजूद सरकार बनाने में कामयाब रही बीजेपी ने सदन में हुई अग्नि परीक्षा में कामयाबी हासिल कर ही ली। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव जीत लिया। 11 मार्च को घोषित नतीजों में मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस 28 सीटों के साथ पहले नंबर पर थी, जबकि 21 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे स्थान पर थी। लेकिन इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का अद्भुत संयोग ही कहेंगे कि सहयोगियों की मदद से सरकार बीजेपी ने बनाई और बहुमत भी साबित कर दिया। 60 सदस्यों वाली मणिपुर विधानसभा में 33 विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को समर्थन दिया। देखिए, हमारी सीटें कम होगी मगर हमारा वोट परसेंटेज बहुत है और लगभग 6 लाख से भी अधिक लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाले हैं। तो इस भारी जन समर्थन के बदौलत वोट जितना विधानसभा में विश्वास मत पारित होना ये बड़ा स्वाभाविक था, वो हो गया है। बीजेपी के यमनन खेमचंद सिंह को विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। मणिपुर में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। बीरेन सिंह ने 16 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद मणिपुर में करीब 5 महीने से जारी यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी रविवार को खत्म हो गई थी। Proves the point that BJP-led government in Manipur is there to serve the people of the state with sincerity of purpose. पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के 7 नए जिले बनाए जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने 1 नवंबर 2016 को आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी। अब बीजेपी नाकेबंदी खत्म कराने का श्रेय ले रही है। गोवा के बाद मणिपुर में भी बीजेपी सरकार ने बहुमत साबित कर दिया है। बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री बीरेन सिंह को मिलाकर कुल 2 बीजेपी विधायक ही मंत्री बनाए गए हैं, जबकि एनपीपी के 4, एनपीएफ और एलआईपी के 1-1 विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में लग गए हैं और ऐसा दावा कर रहे हैं कि वो जल्द ही इन वादों को पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य पंजाब की दशा सुधारने और इसे फिर से विकास की राह पर लाना है। साथ ही उन्होंने साफ किया कि उनकी सरकार बदले की भावना से कोई भी कदम नहीं उठाएगी। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व वाली नई सरकार ने बागडोर संभाल ली है। सरकार ने वीआईपी कल्चर को खत्म करने की ओर बड़ा कदम उठाया और आधिकारिक वाहनों से लाल, पीली और नीली बत्ती हटाने का फैसला किया। मंत्रियों, विधायकों और ब्यूरोक्रेट्स के वाहनों से बत्तियां हटा दी जाएंगी। साथ ही सरकार ने नई एक्साइज नीतियों को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही ड्रग्स से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही राज्य में शराब के ठेकों की संख्या में कमी की गई। यह भी तय किया गया कि पंजाब में नए लोकपाल बिल को पास किया जाएगा। ये बिल सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के प्रस्ताव से ज्यादा प्रभावित होगा। पंजाब सरकार ने हल्का इंचार्ज सिस्टम को भी खत्म करने का फैसला किया, जिसके तहत पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी के घंटे तय किए जाएंगे। महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों और कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरियों में 33% आरक्षण दिया जाएगा। किसानों के मुद्दे पर फैसला हुआ कि बैंकों को किसानों की संपत्ति को नीलामी की मंजूरी नहीं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही त्रिवेंद्र सिंह रावत एक्शन में आ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता को स्वच्छ और पारदर्शी शासन देना है, ऐसा उन्होंने कहा है। कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए भ्रष्टाचार रहित विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए ये भी बताया कि बजट की तैयारियों के लिए बहुत कम समय मिलने के कारण लेखानुदान लाया जाएगा। कैबिनेट ने 24 से 29 मार्च तक के लिए विधानसभा के सत्र के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। हम कानून व्यवस्था का राज कायम करेंगे, नियम कायदों से चलने वाली सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे। गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के कल्याण के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं दी हैं, उनको पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो क्षेत्र जहां पर अभी विकास नहीं पहुंचा है, वहां उनका अध्ययन करके वहां तक विकास पहुंचाने का काम करेंगे। और यदि गोवा की हम बात करें तो मनोहर पर्रिकर सरकार ने कहा है कि बीजेपी ने चुनावों के दौरान अपने घोषणा पत्र के तहत राज्य में विकास और पर्यटन पर विशेष जोर देने को कहा था और वो अब ऐसा ही करेंगे। साथ ही कांग्रेस और आप पार्टी के कैसीनो कल्चर को राज्य से बाहर करने के मुद्दे पर भी नई सरकार कोई फैसला ले सकती है, ऐसा इशारा मनोहर पर्रिकर ने दिया है। वैसे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने पहले भी अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में साफ सुथरे प्रशासन पर जोर दिया था और गोवा की जनता एक बार फिर उनसे यही उम्मीद भी कर रही है कि मनोहर पर्रिकर ने जैसे अपने शासनकाल में गोवा को रखा था और वहां पर एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत की थी, वो शुरुआत एक बार फिर से वहां होगी। लेकिन जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उनका असर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो गुजरात में भी पड़ने वाला है। पहले कई राज्यों में मिली सफलता और अब यूपी में धमाकेदार जीत के बाद बीजेपी गुजरात को लेकर भी नए सिरे से विचार विमर्श में जुट गई है। खबरों की माने तो मौजूदा माहौल का फायदा उठाने के लिए भी बीजेपी तय समय से पहले गुजरात विधानसभा चुनाव करा सकती है। हालांकि खुद बीजेपी अभी इसको स्वीकार नहीं कर रही है। हाल के दिनों में कई राज्यों में हुए अलग अलग चुनावों में बीजेपी को मिली जबरदस्त सफलता के बाद पार्टी गुजरात को लेकर खास योजना पर काम कर रही है। खबरों के मुताबिक यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद गुजरात में तय वक्त से पहले चुनाव कराए जाने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। हालांकि बीजेपी खुले तौर पर इससे साफ इनकार कर रही है। बीजेपी ने यूपी में 300, गुजरात में 150 का नारा दिया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में कई सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी को इस बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पटेल आंदोलन की आग। आरक्षण की मांग को लेकर पटेल समुदाय ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हार्दिक पटेल की अगुवाई में हुए आंदोलन को संभालने में नाकाम रहने के कारण ही आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। दलित समुदाय पर हमला। गुजरात में पिछले कुछ वक्त में दलित समुदाय पर हुए हमले भी चुनावी मुद्दा बन सकते हैं। गौरक्षा के नाम पर दलितों पर हुए हमले बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। सत्ता विरोधी लहर। सालों से गुजरात में काबिज बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी काम कर रही है।
बीजेपी की गुजरात में 19 साल से लगातार सरकार है। इसके साथ ही उसके पास अब नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर नेता भी नहीं है। गुजरात में जीत हासिल करना पीएम मोदी की प्रतिष्ठा से भी जुड़ा है। राज्य के बड़े शहरों में मोदी और शाह की फोटो और नारों वाले बैनर और पोस्टर लगा दिए गए हैं और पर्चे बांटे जा रहे हैं। सालों से गुजरात की सत्ता से दूर कांग्रेस को इस बार अपने लिए राह दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो कभी भी चुनावों के लिए तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में होगी। फिलहाल 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 121 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 57 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और गुजरात से पहले ही दिल्ली में तो कम से कम चुनाव होने ही वाले हैं। वैसे दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी यूपी और उत्तराखंड में मिली ऐतिहासिक जीत को भुनाने की कोशिश जरूर करेगी और आज ये इशारा भी स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव को भी बीजेपी बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। दिल्ली में अगले महीने अप्रैल में एमसीडी चुनाव होने हैं और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच यहां त्रिकोणीय संघर्ष होने की उम्मीद है। फिलहाल चुनाव को लेकर बीजेपी और आप के बीच जबानी जंग तो शुरू हो गई है। साथ ही बीजेपी ने आज ये भी ऐलान कर दिया कि एमसीडी चुनाव में भी बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता उतरेंगे और अपना जो भाषण है वो करेंगे और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी उनके लिए क्या कुछ कर सकती है। यानी कि एमसीडी चुनाव को भी बीजेपी बड़े पैमाने पर लड़ना चाहती है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी जहां 4 राज्यों में अपनी जीत से उत्साहित है, तो वहीं आम आदमी पार्टी पंजाब में लगे तगड़े झटके के बाद एक बार फिर नए सिरे से तैयारी में जुट गई है। इन सब के बीच कांग्रेस भी एमसीडी के जरिए खोई जमीन तलाशने में लगी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एमसीडी चुनाव कार्यालय का भूमि पूजन किया। ये कार्यालय एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी के वॉर रूम का काम करेगा। आज हमारे नगर निगम के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो हमारा कार्यालय है उसका भूमि पूजन हो रहा है। हम यहाँ पे एक अपने इलेक्शन से संबंधित कार्यालय बनाएंगे। बीजेपी पिछले कुछ चुनाव में मिली सफलता से गदगद है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस बार एमसीडी में जीत का दावा कर रही है। पंजाब में मिले झटके से उबरने का प्रयास कर रही आप को उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उसका साथ देगी। 2 साल में जो हमने दिल्ली में ऐतिहासिक काम किया वो जनता के सामने है। दूसरी बात कि 10 साल से बीजेपी एमसीडी में है और दिल्ली कचरों का ढेर बना पड़ा है। तो हम जाकर दिल्ली की जनता से बात करें। दिल्ली की जनता खुद ही रियलाइज कर रही है कि आज बीजेपी का एमसीडी का बंटाधार बीजेपी ने किया है। दिल्ली में इस बार नगर निगम का चुनाव काफी दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और आप के अलावा कई और नई पार्टियां भी इस बार एमसीडी में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। पूर्वांचल जनता पार्टी भी इस बार ताल ठोक रही है। कांग्रेस ने जो अभी एमसीडी का हालत किया वो जग जाहिर है। उसके बाद 10 साल बीजेपी ने हम लोगों का जो जाया किया वो भी। रही बात केजरीवाल सरकार की, तो इनके आने के बाद जो कुछ भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो चुकी है। 22 अप्रैल को दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनाव होंगे, जबकि 25 अप्रैल को वोटों की गिनती होगी। उम्मीदवारों को चुनाव में 5,75,000 रुपए खर्च करने की सीमा है। कुल 1,32,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली से योगेश के साथ सुमंत कुमार, एपीएन। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब चलिए देश की कुछ और खबरों को देख लेते हैं नेशनल टॉप 5 खबरों में। आदित्यनाथ के सीएम बनने पर साक्षी महाराज का कहना है कि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। तो वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर बनाने को लेकर बीजेपी ने कभी वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाने में जो अड़चने हैं उन्हें दूर जरूर किया जाएगा। उत्तराखंड में नई सरकार के आते ही केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना के तहत 662 करोड़ रुपए का बजट उत्तराखंड को दे दिया। इस बजट को पाने के लिए 2.5 साल से जद्दोजहद हो रही थी। उत्तराखंड का पेयजल निगम इस पैसे से उत्तराखंड में नदियों में गिरने वाले सीवर पर काम करेगा। इससे पहले एनजीटी ने पेयजल निगम से इसको लेकर कड़े सवाल भी पूछे थे। उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर अब रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इस कड़ी में आज लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक पोस्टर चस्पा मिला, जिसमें प्रशांत किशोर को ढूंढ कर लाने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया गया। पोस्टर को चिपकाने वाले राजेश सिंह पोस्टर में खुद को कांग्रेस का प्रदेश महासचिव बता रहे हैं और प्रशांत किशोर को ढूंढ लाने वालों को 5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। पूरे देश की तुलना में दिल्ली में सबसे अधिक फर्जी कॉलेज हैं। फर्जी कॉलेजों की मौजूदगी में दिल्ली देश का पहला राज्य है। यहाँ पर करीब 66 ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी हैं। इनमें कई ऐसे कॉलेज हैं जो छात्रों को इंजीनियरिंग समेत दूसरे टेक्निकल कोर्सेज की शिक्षा बिना इजाजत के दे रहे हैं।
तो वहीं पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में करीब 279 तकनीकी संस्थान फर्जी तौर पर काम कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रांची में खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। ड्रॉ से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 204 रन बना लिए। पीटर हैंड्सकॉम्ब 72 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया ने 50 से ज्यादा रन की बढ़त भी ले ली। भारतीय टीम 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया टीम को ऑल आउट करने में नाकाम रही और ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। तो आप देख रहे हैं देश की बात। हम आपको बता दें कि यदि आप जुड़ना चाहते हैं हमसे और आप भी पत्रकार बनना चाहते हैं तो APN से आप सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि हमारे सोशल मीडिया के तमाम लिंक्स हैं, उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, हमसे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं। हमारा ट्विटर पेज है APN न्यूज़ इंडिया, आप इसे फॉलो करें और DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज के द्वारा अपनी खबर आप हम तक भेज सकते हैं। हमारे साथ अपनी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। यदि उस खबर में दम होगा तो हम ज़रूर अपने इस चैनल पर दिखाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643106027। आप यहां पर भी अपनी खबर और वीडियोस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है APN न्यूज़ इंडिया, आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और अपनी कमेंट्स भी यहां पर भेज सकते हैं। क्या कुछ आप APN पर देखना चाहते हैं, इसकी भी सलाह आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। और सीधे तौर पर यदि आप हमारे साथ संपर्क साधना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी ज़रूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है contact@apnlive.com। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। कुमार मंगलम बिरला के स्वामित्व वाली देश की तीसरे नंबर की टेलीकॉम कंपनी आइडिया सेल्यूलर ने वोडाफोन इंडिया के साथ विलय का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने बताया है कि उसके बोर्ड ने इस विलय प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत वोडाफोन इंडिया और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप के आइडिया सेल्यूलर का विलय हो जाएगा। आइडिया का ये नया आइडिया है। व्यापार जगत के लिए उस वक्त बड़ी खबर आई जब आइडिया और वोडाफोन ने मर्जर का ऐलान कर दिया। दोनों कंपनियों ने भारत में अपने बिजनेस को साथ लाने का फैसला किया है। इस मर्जर के बाद दोनों अब देश के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर के तौर पर जाने जाएंगे। डील के मुताबिक वोडाफोन इंडिया और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी वोडाफोन मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप के आइडिया सेल्यूलर का विलय हो जाएगा और मिलकर बनी नई कंपनी भारतीय एयरटेल को पछाड़कर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। आइडिया और वोडाफोन की विलय प्रक्रिया अगले साल पूरी हो जाएगी। नई कंपनी में वोडाफोन के पास 45% हिस्सेदारी होगी, जबकि आइडिया के पास इसकी 26% हिस्सेदारी होगी। पिछले महीने भारतीय एयरटेल ने भी शेयर बाजार को सूचित किया था कि वो टेलीनॉर इंडिया की संपत्ति खरीदेगी। नॉर्वे की कंपनी टेलीनॉर तब से भारतीय बाजार से अपना कारोबार समेटने जा रही है, जब रिलायंस जियो ने 10 करोड़ ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी पाई थी। खबरों के मुताबिक रिलायंस जियो का मुकाबला करने के लिए आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हो रहा है। इससे देश भर में फैले आइडिया और वोडाफोन से बड़ी संख्या में लोगों की सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस मर्ज से टेलीकॉम इंडस्ट्री से 10,000 से 25,000 लोगों की नौकरी जा सकती है। आइडिया वोडाफोन मर्जर के बाद नई कंपनी करीब 80,000 करोड़ के राजस्व के साथ भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। नई कंपनी के पास 2018-19 तक मोबाइल बाजार में 43% की हिस्सेदारी हो जाएगी, जबकि 33% के साथ दूसरे पायदान पर एयरटेल और 13% के साथ तीसरे नंबर पर रिलायंस जियो आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। उधर केंद्रीय कैबिनेट ने GST से जुड़े 4 विधेयकों को मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी देने के बाद इन विधेयकों को संसद में पेश किया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल ने आज कंपेंसेशन लॉ, CGST, IGST और UTGST को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को 1 जुलाई से लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने GST से जुड़े 4 विधेयकों को पारित किया गया। इनमें CGST, इंटीग्रेटेड GST, यूनियन टेरिटरी GST बिल अहम है। इसके साथ ही कंपनसेशन बिल को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा, जिससे GST 1 जुलाई से लागू हो सके। GST से जुड़े 4 विधेयकों को संसद में मनी बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। सरकार को मौजूदा सत्र में इन चारों विधेयकों के पारित हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद SGST को जल्द ही सभी राज्यों की विधानसभाओं से भी मंजूरी मिल सकती है।
जीएसटी काउंसिल की ओर से पिछली बैठकों में ही इन विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी। गौरतलब है कि स्टेट जीएसटी को सभी राज्यों की विधानसभा के अलावा संसद से भी मंजूरी मिलना जरूरी है। पिछली बैठक के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि 31 मार्च को होने वाली जीएसटी काउंसिल वाली बैठक में सभी नियमों को मंजूरी दी जाएगी। जीएसटी के लिए 5 से लेकर 28% के बीच 4 दरों की स्लैब का प्रस्ताव है। 5%, 12%, 15% और 28%। जीएसटी में यही 4 स्लैब में टैक्स तय किया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। जेटली ने जानकारी दी थी कि टोबैको और लग्जरी गुड्स पर मैक्सिमम 15% से ज्यादा सेस नहीं लगाया जाएगा। नेहा चंद्रा, एपीएन, दिल्ली। कोर्ट से जुड़ी कुछ खबरें ले लेते हैं। चुनाव आयोग के सुझाव पर अगर अमल हुआ तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जिंदगी भर विधानसभा या संसद का चेहरा नहीं देख पाएंगे। सजा पाए लोगों के चुनाव लड़ने पर ताउम्र रोक लगाने का चुनाव आयोग ने समर्थन किया है। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 मार्च को हो सकती है। चुनाव सुधार की दिशा में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा कि जिन नेताओं को किसी भी मामले में दोषी ठहराया जा चुका है उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। चुनाव आयोग ने हलफनामा उस याचिका के संबंध में दिया जिसमें दोषी ठहराए गए लोगों के जीवन भर चुनाव लड़ने पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि आतंकवाद और नक्सलवाद के बाद देश की सबसे गंभीर समस्या अत्यधिक भ्रष्टाचार और राजनीति का अपराधीकरण है। याचिका में कहा गया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में जब किसी व्यक्ति की किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि होती है वो स्वाभाविक रूप से निलंबित हो जाता है और उम्र भर के लिए अपनी सेवाओं से वंचित हो जाता है। लेकिन दोषी ठहराए गए लोगों के लिए विधायिका में नियम अलग तरीके से लागू होता है। याचिकाकर्ता की दलील है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका में दोषी करार दिए गए लोगों को जीवन भर चुनावी राजनीति से दूर किए बिना राजनीति को अपराध मुक्त बनाना असंभव है। चुनाव आयोग ने कहा कि वो याचिकाकर्ता की याचिका के संबंधित हिस्सों से तकरीबन पूरी तरह सहमत है। फिलहाल जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 8 और 9 के तहत अगर किसी को आपराधिक मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। इस कानून के पहले शिकार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नेता रशीद मसूद थे। इससे पहले 3 मार्च को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए आखिरी मौका दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस्लामिक धर्म प्रचारक जाकिर नाइक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की 18.37 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। ईडी ने नाइक के एनजीओ IRF के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये कार्रवाई की है। एनआईए ने भी सोमवार को जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी करते हुए उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा है। एजेंसी ने इससे पहले उन्हें 14 मार्च को पेश होने को कहा था लेकिन वह नहीं आए। नाइक को एनआईए मुख्यालय में तलब किया गया है। अब देखते हैं लीगल टॉप 5 खबरें। हाईकोर्ट में जजों के खाली पदों पर जल्द से जल्द नियुक्ति को लेकर खुली अदालत में सुनवाई की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जजों की एक आंतरिक कमेटी बनाई है जो जजों के खाली पदों पर जल्द नियुक्ति संबंधी मांग को देखेगी। उपहार सिनेमा अग्निकांड के दोषी गोपाल अंसल पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और समर्पण करने की मियाद बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को गोपाल अंसल को 1 महीने का वक्त दिया था लेकिन अभी तक अंसल ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। फरवरी में कोर्ट ने उपहार मामले में गोपाल अंसल को 1 साल की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में गंगा नदी को मानव अधिकार दिए हैं। अदालत ने गंगा को भारत की पहली जीवित संस्था के रूप में मान्यता दी है। इस फैसले के बाद गंगा और यमुना भारत की दोनों पौराणिक नदियों को अब एक मानव की तरह संविधान की ओर से मुहैया कराए गए सभी अधिकार मिल सकेंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इन्हें इंसानों की तरह अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। डीजल वाहनों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी वाहन निर्माता कंपनियों और SIAM से पूछा कि 31 दिसंबर 2015 तक उनके पास BS2 मानक वाले कितने वाहन थे। साथ ही कोर्ट ने सभी निर्माताओं से आज तक की जानकारी भी मांगी है। इस मामले पर अब शुक्रवार 24 मार्च को सुनवाई होगी। इलाहाबाद में शियार्स डीम्ड यूनिवर्सिटी में मारपीट के आरोप में जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई।
इस मामले में अब मंगलवार 21 मार्च को सुनवाई होगी। कोर्ट के आदेश पर गिरफ्तार अतीक अहमद 11 फरवरी से जेल में बंद है। उधर पाकिस्तान में लापता होने वाले दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन दरगाह के 2 सूफी मौलाना आज वापस दिल्ली लौटे। दोनों सूफी मौलाना अपने परिवार के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले। पाकिस्तान से लौटे मौलानाओं ने इस सबके पीछे एक स्थानीय अखबार को जिम्मेदार ठहराया। दोनों सूफी मौलाना पिछले बुधवार से ही लापता थे। इसके बाद आसिफ अली निजामी के बेटे साजिद ने विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद भारत सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने उठाया। स्थानीय अखबार ने दोनों को रॉ का एजेंट बताया था, ये कहना था मौलानाओं का, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया था, ऐसा मौलानाओं ने बताया। देश वापस लौटने की खुशी सूफी मौलवी सैयद आसिफ निजामी और नाजिम अली निजामी के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तान में लापता हुए दिल्ली के मशहूर हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के दोनों सूफी संत भारत सरकार के प्रयासों के बाद दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ, इसके लिए सूफी मौलवियों ने एक पाकिस्तानी अखबार को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तानी अखबार उम्मत ने अपने रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि दोनों मौलवी भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के एजेंट हैं और पाकिस्तान के संगठन मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के लिए काम करते हैं। राजनाथ सिंह ने खैरियत पूछने के लिए भेजा है, तो उनसे उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, सुषमा स्वराज जी का भी शुक्रिया अदा करेंगे, भारत सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे, तमाम मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सूफी मौलवियों के मुताबिक उम्मत अखबार की इसी रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तानी एजेंसीज ने उन्हें पूछताछ के मकसद से हिरासत में ले लिया। उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वो सिंध के अंदरूनी इलाके में थे, जहां कोई संचार साधन नहीं था। सूफी मौलवियों ने कहा कि उनके पास सिंध इलाके का वीजा ही नहीं था। दिल्ली आने के बाद दोनों हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद सूफी मौलवी सैयद आसिफ निजामी और नाजिम अली निजामी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात कर उनके प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। दोनों सूफी मौलवी 8 मार्च को लाहौर गए थे, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों लापता हो गए थे, जिसके बाद भारत ने इस मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच अक्सर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि दोनों उनके पास ये इस बात की खबर है कि दोनों ही मौलाना कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त थे और ऐसे कार्य में लिप्त हैं जो देशद्रोह से जुड़ते हैं। अब इसको कैसे लिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में स्थायी सिंधु आयोग की 2 दिन की बैठक आज से शुरू हो गई। 1960 में बने इस कमीशन की यह 113वीं मीटिंग है। बैठक में भाग लेने के लिए 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में है। भारत के सिंधु जल आयुक्त PK सक्सेना, विदेश मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। उरी आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से इस संधि पर बातचीत नहीं करने का फैसला करने के 6 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बारामूला और करगिल जिलों में बनी 240 मेगावाट की उरी 2 परियोजना और 44 मेगावाट की चटक परियोजना को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि इनकी वजह से वह अपने हिस्से के पानी से वंचित रह जाएगा। बहरहाल मई 2010 में हुई बैठक में जब भारतीय पक्ष ने इन परियोजनाओं के बारे में विवरण दिया तो पाकिस्तान ने अपनी आपत्ति वापस ले ली थी। इसी तरह पाकिस्तान पाकल, डल, रातले, किशनगंगा, कलनाई परियोजनाओं को लेकर भी आपत्ति अक्सर जताता रहा है। उसने पिछले साल अगस्त में विश्व बैंक का भी रुख किया था और किशनगंगा और रातले परियोजनाओं का मुद्दा उठाया था। 57 साल पहले विश्व बैंक की मध्यस्थता में ही दोनों देशों के बीच यह संधि हुई थी। अब पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को विवाह के बाद कानूनी मान्यता मिल सकेगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े बहुप्रतीक्षित विवाह कानून को राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पाकिस्तान PMO से जारी एक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया है कि PM की सलाह पर पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ने हिंदू विवाह विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी है। इससे पहले 9 मार्च को इसे संसद से मंजूरी मिल गई थी। कानून बनने के बाद यह 3 प्रांतों पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लागू होगा। सिंध प्रांत पहले ही अपने यहाँ हिंदू विवाह अधिनियम लागू कर चुका है। कानून के तहत हिंदुओं को मुस्लिमों के निकाह नामे की तरह शादी के प्रमाण
पत्र के तौर पर शादी परत दिया जाएगा। विधवाओं को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ लेने में भी शादी का पंजीकरण काम आएगा। इसी बीच चीन की दादागिरी एक बार फिर से सामने आई है। चीन को ये मंजूर नहीं कि उसके अलावा किसी और पड़ोसी देश की ताकत में इजाफा हो। ड्रैगन लगातार भारत को घेरने की फिराक में रहता है, लेकिन भारत उसके चंगुल में नहीं आ रहा है। अब एक बार फिर से चीन ने भारत को धमकाने की नाकाम कोशिश की है। अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना को लेकर चीन ने भारत को नई नसीहत दे दी है, लेकिन भारत ने इसका जवाब कड़ाई से दिया है और कहा है कि भारत को ये पता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपनी चालबाजी में भारत को ना फंसता देख अब चीन ने सीधी चुनौती दी है। चीन ने अपनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के जरिए निशाना साधते हुए वन बेल्ट वन रोड यानी OROB प्रोजेक्ट पर भारत को व्यवहारिक सोच रखने की नसीहत दी है। चीन ने धमकी भरे अंदाज में कहा है, वन बेल्ट वन रोड योजना पर भारत को ज्यादा व्यवहारिक सोच रखने की जरूरत है। ये भारत सरकार के लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर भारत इससे अलग रहता है तो वो चीन के बढ़ते दबदबे को महज देखता रह जाएगा। चीनी स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, वन बेल्ट वन रोड के चीन के प्रस्ताव को भारत की चिंता के बावजूद दुनिया भर से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई देशों और संस्थाओं को लगता है कि इससे आर्थिक तरक्की होगी। भारत को भी इसे दूसरे तरीके से सोचना चाहिए। इस लेख के मुताबिक अगर भारत दूसरे कई देशों को विरोध में शामिल करने पर नाकाम रहता है तो उसे इसका समर्थन करना चाहिए। ये उसके लिए फायदेमंद साबित होगा। कश्मीर के चलते भारत पाकिस्तान के बीच विवाद रहा है। इसके चलते नई दिल्ली ने क्षेत्र में विकास से दूरी बना रखी है। OBOR चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत चीन भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत तमाम पड़ोसी देशों और यूरोप को सड़क मार्ग से जोड़ना चाहता है। पाकिस्तान में चीन की मदद से बन रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC को इसी योजना का हिस्सा माना जा रहा है। CPEC पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है और भारत इसका लगातार विरोध करता रहा है। भारत इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा बताता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और आप देख रहे हैं देश की बात। अब आखिरी पड़ाव में हम हैं, बात करते हैं आज के इतिहास की। इतिहास के पन्नों में आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिनमें से ये खास हैं। आज के दिन ही 1615 में मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का सबसे बड़े बेटे द्वारा दारा शिकोह का जन्म हुआ था। और 1916 में ही वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की किताब जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रकाशन हुआ था 1916 में आज ही के दिन। 1966 में लंदन के सेंट्रल हॉल में प्रदर्शनी के लिए रखा गया फुटबॉल वर्ल्ड कप चोरी हो गया था। 30,000 पाउंड की कीमत वाली ट्रॉफी तब गायब हो गई थी जब भवन के दूसरे हिस्से में एक प्रार्थना सभा चल रही थी। और आज ही के दिन 1995 में जापान की राजधानी टोक्यो में भूमिगत रेल मार्ग में विषैली गैस के लीक होने से 12 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 5,000 लोग इसमें घायल भी हो गए थे। और 2003 में आज ही के दिन इराक की राजधानी बगदाद पर मित्र देशों की फौजियों की मिसाइल के हमले शुरू हो गए थे। अमेरिका के नेतृत्व में प्रारंभ हुए इन हमलों का उद्देश्य तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना था। 2014 में अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए पहचान रखने वाले पत्रकार, लेखक और इतिहासकार खुशवंत सिंह का भी निधन आज ही के दिन हुआ था। और अलका याग्निक, जो कि भारतीय सिनेमा के एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर हैं, वो हिंदी सिनेमा में 3 दशकों से अपनी धाक जमाए हुए हैं। अलका याग्निक का आज जन्मदिन है। अलका याग्निक हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड बनाने वाली 5वीं गायिका हैं। वो अब तक 700 फिल्मों के लिए गीत गा चुकी हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गायिका के तौर पर 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। और BBC के बॉलीवुड के श्रेष्ठ 40 सदाबहार साउंड ट्रैक में भी उनके गाने शामिल हैं। उन्होंने अपना पहला गाना 1980 में गाया था और उसके बाद से कभी वो पीछे मुड़कर नहीं उन्होंने देखा और लगातार सफलता की सीढ़ियां चलती गईं। और तेजाब के गाने 1, 2, 3, 4 किसको याद नहीं होगा उनकी। इसी से आप समझ सकते हैं कि अलका याग्निक ने किन बुलंदियों को छुआ होगा। तो अलका याग्निक के कुछ खूबसूरत गीतों के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ। देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।